आइए आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लोराइड का, है ना। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन को देख लिया था कि एक फिजिकल स्टेट के आधार पर, है ना, मतलब कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर क्लोराइड को कितने भागों में डिवाइड किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में किस तरह का इंटरेक्शन है, उसके आधार पर हम लोगों ने देख लिया था क्लोराइड के टाइप को, है ना, लायोफिलिक और लायोफोबिक, है ना। उसमें भी हम लोगों ने लायोफिलिक लायोफोबिक को पढ़ लिया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन को भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने इमल्सन को भी देखा था, इमल्सन में भी डब्ल्यू टाइप ओ डब्ल्यू टाइप देखा था, उनके बीच में डिफरेंसेस को भी देखा था हम लोगों ने, है ना। पिछले क्लास के लेक्चर में याद रखिएगा हमने लिखवाया था लायोफिलिक लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड में एक चीज मैंने लिखवाया था, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। लायोफिलिक के केस में लिखवाया था कि विस्कोसिटी जो होता है वो विस्कोसिटी क्या होता था, जो मीडियम है उस मीडियम में, जैसे मान लो कि क्लोराइड है इस मीडियम में रखा हुआ है, तो इसका विस्कोसिटी जो होगा, इस क्लोराइड का जो विस्कोसिटी होता है इस मीडियम से ज्यादा होता है ना, जबकि लायोफोबिक में क्या होता था, कम होता था। यहाँ पर सरफेस टेंशन में गलती लिखवा दिया हूं, ऐसे मैं बोला हूं सही बात, ठीक ना, बोलते समय मैंने सही बोला है लेकिन लिखवाते समय मैंने गलत करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। उसमें करना क्या है कि सरफेस टेंशन जो होगा लायोफिलिक के केस में, जो सरफेस टेंशन होगा उस मीडियम के रिस्पेक्ट में सरफेस टेंशन क्या होगा, लायोफिलिक का कम होगा। हमने ज्यादा लिखवा दिया है, ठीक ना, और लायोफोबिक का सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा लायोफिलिक के केस में सरफेस टेंशन जो होगा लायोफिलिक क्लोराइड का, वो मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा, जबकि लायोफोबिक के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चल आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन, लिखिएगा तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड based on the size of particle, ठीक ना। पार्टिकल के क्या होगा, साइज के आधार पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोराइड को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी अगर क्लोराइड है तो उस क्लोराइड का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हो सकता है कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो जिसका साइज 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर से कम भी हो सकता है कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग कैसे उसको क्लोराइडल पार्टिकल के रेंज में लाएंगे, यानी 1000 और 1 नैनोमीटर के बीच में किस तरह से लाएंगे, उसी के आधार पर क्या किया गया है, क्लोराइड्स को डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन लिखेंगे, पहला में लिखिएगा एम कर दीजिएगा, लिखिएगा मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड। दूसरा में लिखेंगे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड, है ना। और तीसरा में लिखिएगा एसोसिएट, बीसी कर दीजिए, है ना, ए बी सी, एसोसिएटेड क्लोराइड, एसोसिएटेड क्लोराइड। क्लियर है। चलो ये 3 पार्ट है तीसरा लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग का। इसमें हम लोग ने पार्टिकल के साइज के आधार पर बनाया मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड और एसोसिएटेड क्लोराइड, ठीक है। चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे। ए में लिखेंगे हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, सो में, समझिएगा इस बात को। कहता है क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जिनका साइज जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या है, लेस है।
कम है। तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में क्या करेगा, एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट का मतलब होता है मिलेगा, ठीक ना। और मिल करके हो सकता है कि इतना सारा पार्टिकल है, इसमें तीन तीन चार चार पार्टिकल मिल करके इस तरीके से जो है ना, जैसे तीन तीन चार चार पार्टिकल इस तरह से इस तरह का साइज बना लेता है। तो इस तरह से मिलने के बाद इस तरह का साइज रेंज का कुछ पार्टिकल बनाएगा। यहाँ पर जो पार्टिकल का जो साइज था, ये जो छोटा छोटा में डॉट बना इस तरह का, इनका जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से क्या है बाबू, लेस है। तो इसको क्लोराइड तो बोलेंगे नहीं। ये हमारा 1 नैनोमीटर से जिसका साइज कम होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल ये आपस में जब एसोसिएट कर जाएगा, एग्रीगेट कर जाएगा, तो इनका जो साइज होगा, अब यहाँ पर एग्रीगेशन के बाद ये साइज इस तरह का हो गया। अब इनका जो साइज है वो कहता है क्या कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच मिलाई करेगा। मतलब कि जब ये पार्टिकल मतलब सो मेनी छोटे छोटे जो पार्टिकल थे, डिस्पर्सन फेज जो थे बहुत छोटे छोटे, उनका यहाँ पर अभी जो पार्टिकल बोल रहा हूँ कौन सा पार्टिकल है, डिस्पर्सन फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये डिस्पर्सन फेज बहुत छोटे छोटे हैं जिनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। वो आपस में क्या करेगा, मिल करके एक ऐसे पार्टिकल का निर्माण करेगा जिसका साइज रेंज जो होगा कोलॉइडल पार्टिकल के साइज रेंज के अंतर्गत आएगा। दैट इज उसका साइज रेंज कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। तो जाकर के वैसे क्लोराइड को क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड। मल्टी का मतलब होता है सो मेनी, है ना। मॉलिक्यूलर का मतलब पार्टिकल होगा, पार्टिकल चाहे कोई भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में एग्रीगेट करेगा और एग्रीगेट करने के बाद एक ऐसे पार्टिकल का निर्माण करेगा जिसका साइज रेंज जो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, दैट इज कोलॉइडल रेंज के अंतर्गत में आएगा। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड्स बोलेंगे। जैसे स्टार्च को जब पानी में डालिएगा, स्टार्च को पानी में मिलाकर घोलिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड्स बन जाएंगे। जितने भी आपके पास पॉलीमर्स हैं, है ना, पॉलीथीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, ये सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड, विटामिन, सॉरी विटामिन नहीं, एंजाइम्स, ये सब जितने भी हैं वो सब के सब क्या होंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स। आई बात समझ में। चलिए इसी चीज को लिखना है, लिख देंगे हम लोग, लिखिएगा so many very small particle which are having size very less, याद रखिएगा very less, ठीक है ना। बगल में लिख लीजिएगा लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना बाबा, लेस देन, वेरी लेस कर देते बस हो गया, ठीक ना। लिख लो पर लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर से जैसे ज्यादा होगा, है ना, वो आपका कोलॉइडल रेंज हो जाएगा, ठीक ना। साइज विच आर हैविंग साइज वेरी लेस एंड लेस देन 1 नैनोमीटर गेट एग्रीगेट, AGGRE एग्रीगेट मतलब मिलना, है ना, एग्रीगेट टू फॉर्म a new particle which are having size in colloidal range, है ना। कोलॉइडल रेंज हो गया। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद यहाँ के बाद सच टाइप ऑफ कोलॉइड आर कॉल्ड मल्टी मोलिक्यूलर
मल्टी मोलिक्यूलर क्लोराइड, ठीक ना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मल्टी मोलिक्यूलर क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए तो इसको जरा सा देखो। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल है, ठीक ना। ये क्या हो गया, इनके बीच में एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन का मतलब होना मिलना, ठीक ना, मिलकर, है ना। क्या हो गया, इस तरह से पार्टिकल बना लेगा, इस तरीके से साइज वाला पार्टिकल, ठीक ना। तो इसका जो साइज होगा, लेस देन कितना होगा, 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। जबकि इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल, मल्टी मतलब मेनी, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करके क्या बनेगा, एक वैसा पार्टिकल बनेगा जिसका साइज किसमें लाई करेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तब जाकर के हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बाबू, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का साइज क्लोराइडल रेंज में आ गया, ठीक ना। लिख लेंगे इसका एग्जांपल। जितने भी हैं छोटे छोटे, जैसे कि स्टार्च इन वाटर क्या करेगा, मल्टी मोलिकुलर बनाएगा, है ना। जितने भी पॉलीमेरिक हैं, है ना, जितने भी पॉलीमर हैं, पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को मिल करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर जो होंगे, है ना, लाइक पॉलीथीन हो गया, है ना, बहुत सारा हो गया, पीवीसी हो गया, है ना। इसके बाद प्रोटीन लिख लेना, है ना। प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन हो गया, इंजाइम हो गया, ये सब जितने भी हैं एटीसी कर लीजिएगा, ये सब जितने भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड्स कहलाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड हो गया, यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग कौन सा, मल्टी मोलिकुलर पढ़ लिए। मल्टी को बता दिया कि यहाँ पर एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल स्टार्च गलत लिखा गया है, एग्जाम्पल देखो तो स्टार्च तो खैर बड़ा चीज है ना, उल्टा लिखा गया एग्जाम्पल। लिखो ना, यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा मल्टी मोलिकुलर का लिखिएगा, जितने भी मेटल के सोल होते हैं लिखेंगे, ऑल द सोल्स ऑफ जो मेटल्स होंगे, है ना, आर मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड उल्टा लिखा गया था, ठीक है ना, माइक्रो मोलिकुलर का एग्जाम्पल लिखा गया था। खैर कोई बात नहीं है। सोल्स ऑफ मेटल कौन कौन सा होगा, जैसे कि गोल्ड सोल हो सकता है, सिल्वर सोल हो सकता है ना। इसके बाद गोल्ड सोल, सिल्वर सोल हो गया। इसके बाद लिखते हैं सल्फर का सोल हो सकता है, सल्फर सोल हो सकता है ना। ईटीसी कर दीजिए। देखो एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, इसमें एक आपके सामने बात आएगी कि आखिर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे ये आपस में एग्रीगेट कैसे होगा, कैसे एसोसिएट होगा, है ना। तो इनके बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर साइड में कर करके, स्टार दे करके लिख लो, हटा दे इसको ना। चलो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा नाम, नोट करके लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर पहला नोट्स, द स्मॉलर साइजेज पार्टिकल
पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फेज, है ना, गेट एसोसिएटेड विथ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, हालांकि कभी पूछा नहीं है ना, लेकिन पूछ दे, ये क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स है ना। उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बीच में क्या करेगा, ये काम करेगा, आपस में ला करके क्या करेगा, इंटरेक्ट करा देगा और क्या बना देगा, वैसा पार्टिकल जिसका साइज क्या हो, कोलॉइडल रेंज में हो। जल्दी से नोट कीजिए, हो गया। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर। क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू, मैक्रोमोलिक्यूलर। हमारा बी हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड। मैक्रोमोलिक्यूलर के नाम से पता चलता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। मैक्रो का क्या मतलब होता है, बड़ा होता है। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई बहुत सारा बड़ा पार्टी, जैसे कि पॉलीमर हो गया, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अगर क्लोराइड बनाना है तो क्या, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई स्टार्च है ना, बड़ा पार्टिकल होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई पॉलीमर है आपका, इस तरह का कोई पार्टिकल है, तो ये तो भाई इसका जो साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर के ज्यादा होगा, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सस्पेंशन कहला जाएगा, क्योंकि इसका साइज तो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। तो होगा क्या कि हम लोग ऐसे को तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे इस तरीके से, और जब तोड़ेंगे तो उस स्टाइल से तोड़ा जाएगा, उस वे में तोड़ेंगे ताकि पार्टिकल का जो साइज हो क्या हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। माइक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मल्टी मॉलिक्यूलर जो क्लोराइड था उसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आएगा समझ में। यहाँ पर देखो तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड में नोट में 1 लिखवाया था, और इसी में यहाँ पर नोट 2 करके लिख लेना कि मल्टी, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड ऑल्सो नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। नोट में 1 हो गया कि मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड, और यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है, वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है, ठीक ना। दूसरा हमारा बी में पढ़ेंगे माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड। तो माइक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर कोई पार्टिकल कोई डिस्पर्सन फेज है ना, उसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा मतलब 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। अगर 1000 नैनोमीटर तक होता तो हम उसको क्लोराइड बोल सकते थे, लेकिन जब 1000 नैनोमीटर से जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसको तोड़ करके ऐसे साइज रेंज में लाएंगे ताकि वो क्लोराइड बन जाए। मतलब कि अगर ये हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है डिस्पर्सन फेज का और इसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर अगर होता है, तो हम इसको तोड़ करके इस स्टाइल में बना देंगे ताकि हर पार्टिकल का इस तरह से जो डिवाइडेड जो पार्टिकल है इनका साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से किस में आ जाए, 1000 नैनोमीटर में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड। जैसे कि इंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, है ना। इसके बाद आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, जिलेटिन हो गया, सब जितने भी हैं सब के सब मैक्रोमोलिकुलर है। इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो लिख लेंगे the particle which are having size more than 1000 nanometer breaks into the particle of size in colloidal range, है ना। this is called या this type of colloid is called, जो भी बोल सकते हैं, this is called, ऐसे कर दो, such type of
क्लोराइड इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड। आई बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड। अब देखो एक और बात, अब ये नहीं है कि सारा का सारा पार्टिकल के साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, कुछ का होगा, जैसे पॉलीमर हो जाते हैं, है ना। अब जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को तोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्च है एक प्रकार का क्लोराइड ऑलरेडी है वो, ठीक है ना। चलिए हो गया, चलिए जब मिटाते हैं ऊपर से, लिखिएगा इधर इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा, मैक्रो मोलिकुलर क्लोराइड का एग्जाम्पल लिखिएगा। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, एंजाइम हो गया। अब एंजाइम भी किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, ठीक ना। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। इसके बाद हम बात करेंगे, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, है ना, गम हो गए, है ना, रबर हो गया, है ना, ये सब जितने भी पॉलीमर कर देता हूं मैं, ठीक ना, पॉलीमर्स हो गए। एडीसी पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ना है हम लोग को 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। ईटीसी कर दिया, बहुत सारे हो गए, ठीक ना। चलो यहाँ पर एक चीज आपको सोचना होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस तरीके से, एक क्वेश्चन लिख लो तो जरा सा, कि राइट द differences between multi-molecular colloid and macromolecular colloid। लिख लीजिएगा आप लोग, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक तरफ लिख दीजिए मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड, दूसरे तरफ लिख दीजिए माइक्रो मोलिकुलर क्लोराइड, है ना। और उसमें करना क्या है, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा सा लगेगा आप लोग को बोरिंग टाइप का, है ना, तो करना नहीं है, ये सब याद करने वाला। लास्ट में अगर बहुत लोग स्कूल लास्ट में पढ़ाता है, बहुत लोग नहीं भी पढ़ाता है ना। लास्ट में क्या करता है कि नोट्स दे करके बोलता है कि जाओ इसको पढ़ लेना, थ्योरी है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा थ्योरी को अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा डिस्कशन होना जरूरी है, डिस्कशन होता है तो बहुत सारी बातें याद हो जाती है, ठीक ना। तो मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड, और एक तरफ लिख लीजिएगा माइक्रो मोलिकुलर क्लोराइड, हो गया। अगर मैं बात करूं पहला चीज तो बताओ तो, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका एरो का मतलब हाई। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल, बहुत सारा, मतलब इनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जबकि इसके केस में क्या होगा, नंबर्स ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कौन सा है, डिस्पर्सन फेज, पार्टिकल क्या हो जाएगा, बोलो, लो होगा, कम होगा। अब जैसे एक ही है, बहुत बड़ा साइज वाला पार्टिकल है, इसको छोटा छोटा कर करके 4 गो पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज क्लोराइडल रेंज में आ जाएगा। तो इनकी संख्या क्या है, बहुत कम, इसकी संख्या क्या, बहुत ज्यादा, छोटा छोटा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, इसीलिए तो इनका नाम पड़ा मल्टी, है ना। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत कम होगा, यहाँ पर नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बात करेंगे क्या इसकी, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता था मल्टी मोलिकुलर के केस में, बहुत कम होता था, छोटा होता था। जबकि यहाँ पर क्या होता था, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता था क्या होता था बाबू, बहुत बड़ा होता था, माने कि लार्ज होता था, ठीक ना। यहाँ पर तीसरा में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मल्टी मोलिकुलर के एग्जाम्पल क्या बताए, गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, सल्फर सोल हो गए, ठीक ना। जबकि यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टार्च हो गया,
है ना, प्रोटीन हो गया, गम हो गया, रबर हो गए, एडेसिव। पूछता है सीबीएसई बोर्ड में जनरली पूछ देता है 1 नंबर का क्वेश्चन देकर के, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप का जो होता है, ठीक है ना। चलो लास्ट पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएटेड क्लोराइड, मिटा दे इसको। चलिए पिछले क्लास में मैंने पढ़ाने के बाद करीब लगभग शाम के समय में मैंने एक असाइनमेंट नहीं है बल्कि एक बुक है मेरे पास एन अवस्थी का, है ना, जो नीट और एम्स के लिए होता है, उसका कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको पीडीएफ बना करके डाल दिया है, ठीक है ना। आप लोग उसको धीरे धीरे बनाइएगा, है ना, जहां अगर दिक्कत होगा तो उसको घेर करके मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनना है। आंसर की भी लास्ट में मैं दे दिया हूँ। एक लड़का बोला था कि लेवल 1 है, लेवल 1 के बाद लेवल 3 दे दिए हैं, लेवल 2 कहाँ गया। लेवल 2 में एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता था, तो पहले वो एम्स में पूछता था, अब तो एम्स को भी नीट में इंक्लूड कर दिया गया है, तो अभी तक तो कोई पैटर्न आया नहीं है, ठीक है। अब इस बार एग्जाम होता है नीट का तो उसमें पता चलेगा आप लोग को। और जेई में आईआईटी वाले जो एडवांस का जो पेपर होता है उसमें सर्सन रीजन का क्वेश्चन रहता है तो बहुत कम रहता है, एका दुका रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहला लेवल बना लीजिए और दूसरा लेवल। बहुत सारा क्वेश्चन अभी नहीं भी बनेगा क्योंकि अभी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड से पूछता है, जो कि हम पढ़े नहीं है, तो पढ़ लेंगे 2-3 क्लास तो वो भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद सारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। चलो लिखेंगे लास्ट, हम लोग लिखेंगे लास्ट हमारा होगा तीसरा टाइप होगा इसका एसोसिएटेड क्लोराइड। क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड क्लोराइड। क्या होता है एसोसिएटेड क्लोराइड, लिखेंगे हम लोग, सी में लिखिएगा एसोसिएटेड क्लोराइड। एसोसिएटेड क्लोराइड क्या होता है, नाम से पता, एसोसिएटेड मतलब कि क्या होगा, एसोसिएशन होगा। सब तरह का वही बात जैसे हम लोग बोले मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड के बारे में पढ़े, ठीक उसी प्रकार ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना। क्या कहता है कि बहुत सारे पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, है ना, जिनका साइज रेंज जो होगा क्या होगा, कोलाइडल रेंज से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल आपस में फिर से क्या करता है, एसोसिएट करेगा, और एसोसिएट करने के बाद एक ऐसा पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है जो का साइज कोलाइडल रेंज में आता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड। ठीक पहले जैसा डेफिनेशन। इसमें चेंज क्या करना है, समझना यही चीज है, थोड़ा सा क्या चेंज करना है। कहता है क्या कि जो छोटे छोटे बहुत जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल है, तो इनका बोलेंगे कि इनका अमाउंट कम है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इसका अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, कम है। कहता है कि जब डिस्पर्सन फेज का कॉन्सेंट्रेशन यदि बहुत कम होता है तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसा काम करता है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉटेड है, और यहाँ पर 1 2 3 मात्र 4 डॉटेड है। तो इस तरह से सब दिखाई नहीं दे रहा क्या, इस तरह से ये 4 डॉटेड है, यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है जबकि यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो कहता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है तो कहता है कि अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन यदि अगर कम है तो कहता है कि ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, डिस्पर्सन फेज के जो पार्टिकल है, जो डीपी है, इनकी संख्या बढ़ गया, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये आपस में क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, और एसोसिएट करने के बाद एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, एक ऐसे पार्टिकल का निर्माण करेगा जिसका साइज रेंज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। तब जाकर के हम इसको बोलते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड बोलते हैं। कहता है एसोसिएटेड क्लोराइड को माइसेल्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको बाबू हम लोग, माइसेल्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। एसोसिएटेड क्लोराइड का जो सबसे बेहतर जो एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है सोप, और क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। क्या होता है, डिटर्जेंट, जिससे हम लोग अपना कपड़े को क्या करते हैं, सफाई करते हैं,
वो हमारे जितने भी सोप डिटर्जेंट जो होते हैं या नहाने वाले जो होते हैं सोप जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चल हम लोग बात करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर और माइक्रो मॉलिक्यूलर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका एग्जांपल याद रखिएगा, है ना। लेकिन एसोसिएटेड क्लोराइड पूरा याद रखिएगा क्योंकि यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे सबसे पहले कि एट, ऐसे लिखो, द पार्टिकल्स, कौन सा, डिस्पर्सन फेज वाला पार्टिकल, ठीक ना। द पार्टिकल्स at a very low concentration behaves as a strong electrolyte, लिखेंगे when the concentration of these particle get increases, then they get associated की जगह एग्रीगेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, associated to form a particle in colloidal range, particle in size of colloidal range. Such type of formed colloid is called associated colloid. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, जगह बचेगा तो, द एसोसिएटेड क्लोराइड is also called micelles, MICELLES, micelles। 10th क्लास में या 9th क्लास में आप लोग पढ़ेगा एसोसिएटेड क्लोराइड के बारे में, माइसेल्स के बारे में, ठीक है। चलो डालें इसको, चलिए लिखिएगा एग्जांपल्स ऑफ लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड क्लोराइड, लिखिएगा सोप एंड डिटर्जेंट। क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक ना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करके लिखिएगा। नोट नंबर पहला, अभी हम लोगों ने बोला था कि अगर कंसंट्रेशन बहुत लो होगा तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्लोराइड बन जाता है, माइसेल्स बन जाता है ना। तो आखिर कौन सा कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक टर्म आता है, लिखेंगे, देखिएगा, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं CMC। क्या बोलते हैं, CMC। C फॉर क्रिटिकल, M फॉर माइसेल्स, C फॉर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, क्रिटिकल का मतलब एक कंडीशन दे दिया कि कम से कम अगर किसी माइसेल्स को बनाना है, किसी एसोसिएटेड क्लोराइड को बनाना है, किसी सोप या डिटर्जेंट को बनाना है, तो आपको कंसंट्रेशन का रेंज इतना होना चाहिए। अगर उससे कम में अगर होता है, अगर उससे कम कंसंट्रेशन करते हो तो आपको एसोसिएटेड क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि अगर कोई एसोसिएटेड क्लोराइड को बनाना है तो डिस्पर्सन जो फेज है, जो आपका पार्टिकल है, उसकी कंसंट्रेशन इस रेंज पर होना चाहिए ताकि वो आसानी से बन जाए।
दैट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? और फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स को बोलते हैं माइसेलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? माइसेलाइजेशन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इट इज द मिनिमम रेंज ऑफ concentration of particle at which formation of micelles या बगल में लिख लीजिएगा एसोसिएटेड क्लोराइड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड CMC। CMC स्टैंड फॉर क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, है ना? यहां पर लिख लीजिएगा द वैल्यू ऑफ CMC फॉर सोप के लिए जो होता है, सोप या डिटर्जेंट के लिए कितना होता है? 10 के पावर -4 से लेकर के 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। याद रखिएगा इसको, एनसीईआरटी में भी ये डेटा दिया हुआ है ना, कि अगर कोई भी अगर हम बना रहे हैं, कोई भी सोप बना रहे हैं ना, सोप के लिए डिटर्जेंट के लिए, तो उसके लिए क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना? 10 के पावर -4 से लेकर के 10 के पावर -3 मोल पर लीटर, यानी इतना होना ही चाहिए। इससे अगर कम अगर होता है कंसंट्रेशन किसी भी डिस्पर्सन फेज का या किसी भी पार्टिकल का, तो समझिए कि एसोसिएटेड क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कोई भी सेप या कोई भी डिटर्जेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, इससे अगर ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से मेरा एसोसिएटेड क्लोराइड फॉर्म करेगा, उतना अच्छा हमारा सोप या डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? तो ये मिनिमम वैल्यू है क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन का किसी भी सोप या डिटर्जेंट के लिए। कितना होना चाहिए बाबू? 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर। याद रहेगा? चलिए नोट नंबर 2, लिखेंगे नोट नंबर 2, नोट में चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना? नोट नंबर 2 में लिखिएगा कि एट द CMC, लिखे ना नोट नंबर 2 में, एट द CMC मतलब कि क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, है ना? क्या होगा? एसोसिएशंस ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। तीसरा पॉइंट लिखना, बिलो द CMC वैल्यू, है ना, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल नॉट टेक्स प्लेस, है ना, दैट इज कह सकते हैं माइसेल्स आर नॉट फॉर्म। ठीक है ना? चौथा लिखिएगा क्राफ्ट टेम्परेचर, CRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? क्राफ्ट होता है, के होता है, ठीक ना? क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम, मतलब कि कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर का रेंज ही होगा, है ना? उस रेंज पर या उस रेंज से जैसे ही एबव जाएंगे तो माइसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। जैसे मान लो सपोज दैट हर अलग अलग सोप के लिए, हर अलग अलग डिटर्जेंट के लिए क्राफ्ट टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक ना? लेकिन किसी भी सोप या डिटर्जेंट के लिए आपको CMC का वैल्यू एक मिनिमम रेंज में दिया हुआ है, ठीक ना? इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्राफ्ट टेम्परेचर क्या बोलते हैं, इसे समझाने का तरीका मैं देख रहा हूं। मान लो कि यहाँ पर है और यहाँ पर जैसे मान लो कि हमने बोल दिया
कि इसका जो टेम्परेचर है ये मान लो कि 40 डिग्री सी है ना। तो कोई भी अगर सोप या डिटर्जेंट या माइसेल्स का फॉर्मेशन करते हो तो कहता है कि इसके नीचे वाले टेम्परेचर पे माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब भी होगा तो इस टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर हम लोग करना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर करें जिससे ऊपर जैसे ही टेम्परेचर पे जाते हैं तो माइसेल्स का फॉर्मेशन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो लिखेंगे इट इज the range of temperature above which associated colloid get formed is called Kraft temperature। आई बात समझ में? चलिए, तो ये टर्म याद रखिएगा, ठीक ना, कि क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक ना, और सीएमसी से ऊपर हो चाहे सीएमसी लेवल पर हो, ठीक ना, याद रहना चाहिए। चलिए, देखे होंगे आप लोग, जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट की मदद से कपड़ा धोते हैं हम लोग, तो कभी कभी गांव में देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मैला हो गया है, कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो गया है ना, तो लोग क्या करते हैं, घर में माताएं बहनें क्या करती है, उसको गर्म पानी में डिटर्जेंट को डालती है और तब जाकर के कपड़ा को डालती है। मतलब क्या कि टेम्परेचर उतना मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा बढ़िया से साफ, तो उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जितने भी मैले कुचले हैं, है ना, जो ड्रॉपलेट्स, तो जो आयर ड्रॉपलेट्स हैं, वो आसानी से क्या करेगा, माइसेल्स बनाता है और कपड़ा आपका क्लीन हो जाता है, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे क्लीनिंग मैकेनिज्म, ठीक ना, नोट कीजिए इसको जल्दी से। लिखते हैं हम लोग, हेडिंग दीजिएगा सोप। लिखेंगे सोप। तब पढ़ लेते हैं सोप के बारे में। सोप क्या कहता है? सोप कहता है क्या कि सोडियम या पोटेशियम जो होता है उस फैटी एसिड का सॉल्ट होता है, हाइयर फैटी एसिड का सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो कि क्या करता है, माइसेल्स फॉर्मेशन करता है। तो लिखेंगे इट इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आई बात समझे। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, सॉल्ट होता है किसका, हायर फैटी एसिड का। देखिएगा फॉर्मूला ऑफ सोप जो होता है C17H35 COO Na या C17H35 COO पोटेशियम। तो यह आपका सोडियम हो या आपका पोटेशियम हो, ठीक ना। अब देखो ये सोप हो गया। अब ये सोप माइसेल्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो डिपेंड करता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। मैंने बोला था कि वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर, अगर ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर अगर मैं बात करूंगा तो ये टूट जाएगा कितने में, C17H35 COO माइनस और Na कितना प्लस में टूट जाएगा। या तुम इसको करोगे तो ये भी लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो होगा क्या हो जाएगा बाबा, C17H35 COO माइनस, अब पोटेशियम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना कि लो कॉन्सेंट्रेशन पर कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाता है, यानी कि एक केटायन में या दूसरा एनायन में। यहाँ पर भी एनायन और केटायन में टूट गया, तो इसका मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो अगर ये
माइसेल्स बना सके, ठीक ना, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जनरली आपसे जो बुक में जो दिया हुआ है, ठीक ना, जो सोप का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक ना, सोप या डिटर्जेंट का, तो इसको याद रखिएगा। पूछ देगा कि सोप का फॉर्मूला C17H35COO Na। फैटी एसिड मैंने लिखवाया है, फैटी एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, H हट गया है और हट करके क्या आ गया, Na प्लस आ गया, ठीक ना, याद रखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन है ना। तो ये हो गई सोप को याद रखिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला, है ना। अब आगे यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है, यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो पोटेशियम वो सोप होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। अब बात कर अपने आप को जब क्या करते हैं, स्नान जब करते हैं तो जितने भी जो सोप देते हो, डब हो गया, लक्स हो गया, नीम हो गया, जो भी हो गया, तो वो क्या होता है कि वो सरफेस पे जैसे ही आप इस पे लगाओगे तो वहां पर क्या होता है, स्मूथ होगा, ठीक ना, रफ अपीयरेंस नहीं होगा, स्मूथ होगा, त्वचा एकदम क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जब सोडियम के इस्तेमाल करोगे, मतलब कि सोडियम का जो सॉल्ट होगा ये रफनेस प्रोड्यूस करेगा। आप नहाने वाले साबुन जैसे, सॉरी, कपड़ा धोने वाले साबुन जैसे कि घड़ी हो गया, रिन सुप्रीम हो गया, आप इस सब को लगा करके नहाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ये जो बॉडी का जो स्किन हो गया काफी रफ हो जाता है। तो इसका हम लोग इसे कपड़ा धोने का काम करते हैं, जबकि इसे हम लोग क्या करते हैं, बाथ पर्पस से होता है, हमें खुद को स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या होता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करवाएगा। ये क्या होगा, ये भी एक प्रकार का सोप ही है। इट प्रोवाइड सॉफ्टनेस टू स्किन, और ये क्या होगा, इट प्रोवाइड रफनेस टू स्किन, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलो हटा दे इसको, देखते हैं अभी सोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे क्लीनिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सोप था हमारे पास, जो ये सोप था, जैसे मैंने बोला था कि C17H35COO और क्या था मेरा, Na था, है ना। जब ये इसको तोड़िएगा, जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक C17H35 और COO माइनस, और क्या हो जाएगा आपका Na प्लस में, ये दो पार्ट में टूट जाता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनायनिक पार्ट। क्या बोलते हैं, एनायनिक पार्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, केटायनिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको केटायनिक पार्ट बोलते हैं। कहता है क्या कि जब माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ एनायनिक पार्ट इस्तेमाल होता है। लिखेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइसेल्स फॉर्मेशन, जबकि ये जो होगा केटायनिक पार्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माइसेल्स फॉर्मेशन, यानी कि सेल्स फॉर्मेशन, यानी कि जो आप सोप बनाते हो तो सोप का जो एनायनिक पार्ट होगा वही माइसेल्स बनाएगा, ठीक है ना। केटायनिक जो पार्ट होता है वो नहीं। केटायनिक क्यों बोला, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। एनायनिक क्यों बोला, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा इसको, है ना। चलो फिर देखते हैं हम लोग, देखो अभी सोप के बारे में पढ़ रहे हैं। C17H35COO माइनस कर दिया, ठीक ना, Na प्लस सोडियम को हटा दिया, क्योंकि हम लोग को माइसेल्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C17H35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जरा काउंट करो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
गया, और ये हो गया आपका 17 हो गया ना। कार्बन की संख्या काउंट कर दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 हो गया। चलो ये 17 हो गया, देख तो काउंट करो तो हो गया ना 17। हमने बोला था, अब देखो नंबर अपना जो भी हो कम बेसी से मतलब नहीं है, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते थे। बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कि जहां जहां कोना वहां वहां कार्बन का होना, बताए थे ना। तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन 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 हो गया इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक कार्बन कितना 17 कार्बन हो गया। बाकी आपको पता है हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2 यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 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 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया। क्लियर है। अब देखो कहता क्या है कि जितने भी यहां से लेकर के यहां तक इस कार्बन तक, है ना, इस पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको बाबू? हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, देख रहे हैं। कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो आपको हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर को रिपेल करे, है ना, वाटर से दूर भागे, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक होता है। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है मतलब कि पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं करेगा। जब भी डिजोल्व करेगा किसमें? नॉन पोलर में डिजोल्व करेगा। लिख देंगे इट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें डिजोल्व करेगा? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा। ठीक है, पहला चीज क्या बोलेंगे? जितने भी ये पार्ट है इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ठीक ना, ये सब जितने भी इधर है सारे के सारे क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर होता है, यानी वाटर में इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? यही पर लिख देता हूं, वाटर क्या है मेरा? पोलर है। और ये हाइड्रोफोबिक क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिजोल्व नहीं करेगा, ये डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा, ठीक ना। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें ये डिजोल्व करेगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन भी बोले जाएंगे। ये हमारा क्या होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या होगा? ये अघुलनशील होगा, पानी में डिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि वाटर क्या है मेरा? पोलर है। क्या है? पोलर है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होता है COO माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पोलर हेड बोल दीजिए। पोलर हेड का मतलब सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट होगा। ये जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है बाबू? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लवर होगा, पानी को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा क्या क्या मैंने बताया। सोप में दो पार्ट कंसिस्ट किया, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, नॉन पोलर होता है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा। हाइड्रोकार्बन कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मेरा कैसा है? पोलर है। ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं पोलर हेड बोलेंगे, ठीक ना। और ये सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट में होगा, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इतना नोट कीजिए, इसको यहां से ऐसे कर दीजिएगा, है ना। चलो हो गया। अब देखो आगे। अब इसका मतलब है कि हम लोग इसको आसानी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये जो हो गया, देखो इधर
इसको हम लोग सोप को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, आसानी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी संख्या मत काउंट करना कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 ही कार्बन है, पूरा कार्बन है, मतलब थोड़ा सा दिया। इसको हमने बोला था क्या, हाइड्रोफिलिक टेल बोला था, है ना, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड बोलिए या पोलर हेड बोलिए, पोलर हेड बोलिए, है ना। और ये क्या था मेरा, यहां से लेकर के यहां तक हाइड्रोफोबिक टेल था ये मेरा, है ना। और एक कैसा था, नॉन पोलर था, है ना। और एक कैसा था, पोलर था। ये हो गया आपका शेप हो गया। तो हमने साबुन देख लिया, मतलब कि सोप देखा, सोप का फॉर्मूला देखा, सोप का रिप्रेजेंटेशन देखा, सोप में क्या क्या होता है, वो सारी हम लोग इन चीजों को देख लिया, है ना। चलो आगे पढ़ेंगे, हेडिंग लगाइएगा क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि कोई सोप है या कोई डिटर्जेंट है तो किस तरीके से उसका मतलब कि क्लीन करने का मैकेनिज्म है उसका, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट से सोप लाते हो खरीद करके या डिटर्जेंट लाते हो और अपना कपड़ा को धोते हो, है ना। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, क्लोथ्स आपके जब गंदे हो जाते हैं, उस पर कोई ग्रीसिंग मटेरियल आ गया या ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गए या किसी प्रकार का मैल बैठ गया है, तो उसको किस तरीके से हम लोग साफ करते हैं, किस तरह से सोप जो है काम करता है ना, उसकी बात हम लोग अब करेंगे, है ना। समझना है सबसे पहले बात को, इसके बाद में लिखा जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे देख लो, मान लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, क्लोथ है, क्या है, क्लोथ। और इस क्लोथ पे क्या है, इस क्लोथ पे जो है आपके पास ये मैंने ब्लू कलर का है, ये मैंने इस पे ये ड्रॉपलेट बना दिया, ये आपका वायर ड्रॉपलेट है, क्या है, वायर ड्रॉपलेट है। वायर ड्रॉपलेट का मतलब हम कह सकते हैं कोई ग्रीस है, यानी कोई गंदगी है, कोई मैल बैठा हुआ है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बकेट लाया, है ना, और इस बकेट में क्या किया मैंने, पानी रखा, क्या रखा बाबू, पानी रखा हम लोग। पानी रखने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है मेरे पास, डिटर्जेंट है, क्या है, डिटर्जेंट है ना। डिटर्जेंट को क्या किया, बकेट में डाला। पढ़े ना सब, देखते हैं, पढ़ना क्या, सब प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है हम लोग का। कपड़ा धोते हैं तो पहले शर्ट खोल के रख दिए, फिर गए बकेट में पानी भरे, पानी में डाल करके सोप या डिटर्जेंट को डाला, डिटर्जेंट को जिसको सर्फ बोलते हैं, डालने के बाद इसको एक तरह से हिलाया इसको, और हिलाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से कपड़ा को उठा कर इसमें हम लोग डाल देते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया तेरा फिगर 1, ये फिगर हो गया तेरा पर बी। जैसे ही जब इसमें डालिएगा तो ये जो डिटर्जेंट है या सोप है, तो होता क्या है कि इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये चीज है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पर अभी माइसेल्स बना नहीं है, यहाँ पर माइसेल्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, मतलब कि अभी यहाँ पर पानी और सर्फ का मिश्रण तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग कपड़े को इसमें डालेंगे। अब होता क्या है कि आपको बताया था मैंने अभी अभी, ये जो होता है इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते थे हम लोग हेड बोलते थे, जो कि पोलर होता था, हाइड्रोफिलिक होता था। और ये जो होता था नॉन पोलर होता था, हाइड्रोकार्बन का होता था, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो वाटर मेरा क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर क्या है मेरा, वाटर मेरा क्या है बाबू, पोलर है ना, क्या है, वाटर पोलर है। तो पोलर क्या होता है, पोलर मटेरियल होगा। ये हमारा हेड भी क्या है, पोलर है, तो पोलर पोलर एक साथ हो गया। और हेड जो टेल जो था, ये टेल पानी से क्या है, एबव है। अब पानी से एबव का मतलब ये नहीं कि पानी है तो पानी के बाल्टी के ऊपर इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा मत समझना, है ना। मतलब ये होगा कि ये वाला पार्ट जो होगा ये पानी के साथ घुलनशील है, जबकि ये वाला पानी में घुलनशील नहीं है, रहेगा ये पानी में ही, लेकिन ये पार्ट वाटर के साथ डिजोल्व कर जाएगा, जबकि ये वाटर के साथ डिजोल्व नहीं करेगा। क्लियर हो गया। चलो तीसरा फिगर में क्या होता है,
तीसरा फिगर में हम लोग क्या करते हैं कि इस कपड़ा को क्या करते हैं कि अब इसको उठा करके हम लोग इसमें डाल देते हैं, तब जाकर के क्या कंडीशन बनता है, ये आपका बनता है कंटेनर। इस तरह से कंटेनर हो गया, है ना। यहाँ पर क्या थे, पानी है इस तरह से, इस तरह से है ना। और इसके क्या आ गया कि यहाँ पर जो है इस तरह से हो गया, यानी कि अब जो है ये माइसेल्स का फॉर्मेशन किया। कब, जब ये गंदगी जब यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर का डॉट बना देता हूं इस तरीके से, आई बात समझ में ना। ये क्या हो गया कि देखो ये सब पानी में ही है, ये मत समझना कि सर बोले थे कि या तो पानी से दूर हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन पानी दूर होने की बकेट का लेवल ये है पानी का, तो आपका हाइड्रोफोबिक तेल ऐसे निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर में ही रहेगा। अंतर है ये कि यहाँ पर ये वाटर में डिजोल्व नहीं है और ये वाटर में क्या है, डिजोल्व है। अब जैसे ही इस कचरा को उठा करके इसके साथ जो कपड़ा में जो गंदगी लगा हुआ है इसको उठा करके जैसे यहाँ पर लगा, तो ये हमारा कहता है क्या, ये जो हमारा वायर ड्रॉपलेट है ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये एक्चुअली में होता क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। अब ये नॉन पोलर और ये हमारे पास जो सोप जो है उसका भी ये पार्ट नॉन पोलर, तो नॉन पोलर आपस में मिल करके क्या हो गया है, डिजोल्व हो गए। मैंने बताया था कि नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, जबकि पोलर में होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर पोलर हो गया। अब इस वायर ड्रॉपलेट के साथ ये नॉन पोलर जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया बाबू, मिल गया। और मिलने के बाद क्या करेगा, पानी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं। ये नॉन पोलर, पानी तो मेरा पोलर है, वाटर मेरा पोलर है, अब पोलर में ये नॉन पोलर डिजोल्व होगा नहीं, तो नॉन पोलर के साथ डिजोल्व करके और यहाँ से पानी के साथ क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं माइसेल्स। क्या बोलते हैं इसको, माइसेल्स। अब जाकर के यहाँ पर क्या बन गया, माइसेल्स बना। अब यहाँ से आपका कपड़ा क्या हो गया, ये फिगर नंबर सी बना लीजिए। अब यहाँ से अपना कपड़ा को बाहर निकालिए और ये कपड़ा क्या आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये कपड़ा आपका ब्लैक कलर का था, यहाँ पर ब्लैक कलर दिखा दिया। अब ये जाकर के क्या हो गया, ये कपड़ा क्लीन हो गया। आई बात समझ में। तो ये फिगर सी, ये फिगर डी, यहाँ पर ये क्लीन क्लॉथ हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है वायर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसको उठा करके मैं इसमें डाल, ये फिगर को एक बार बढ़िया से देख लो, है ना। यहाँ पर तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, वायर ड्रॉपलेट हो गया, नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है। इस फिगर के बारे में लिखना, बी के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, इन फिगर बी लिखिएगा कि द हाइड्रोफोबिक जो टेल होगा, टेल अवे फ्रॉम द वाटर वाइल हाइड्रोफिलिक जो हेड होगा, हेड टुवार्ड्स द वाटर। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या हो गया, डी के बारे में लिखेगा क्लीन क्लॉथ हो गया। बी के बारे में लिख दिया फिगर बी में, डी हो गया। और यहां पर लिखेगा इन फिगर सी द नॉन पोलर टेल get associated with वायर ड्रॉपलेट बगल में लिख दीजिएगा, नॉन पोलर ये भी होता है, नॉन पोलर वायर ड्रॉपलेट टू फॉर्म क्या, माइसेल्स। ये फिगर का डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, नोट कर लीजिए इतना। और इसके बाद लैंग्वेज में लिखवा देता हूं,
लिख लीजिएगा। समझाया कैसे कैसे सफाई होता है, साबुन का काम क्या करता है और कौन सा मैकेनिज्म होता है, पता चल गया होगा मेरे ख्याल से अब तो। हाँ चलिए, तो यहां पर लिखिएगा द क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप या डिटर्जेंट बेस्ड ऑन fact that the wire droplet बगल में लिखिएगा, ये भी हमारा नॉन पोलर होता है, गेट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ डिटर्जेंट या सोप, जो भी बोलना है, डिटर्जेंट टू फॉर्म माइसेल्स these micelles get removed from the cloth in the form of dirt, DIRT, है ना। क्या हो जाएगा, ये जो माइसेल्स बना वो माइसेल्स क्या करेगा, रिमूव फ्रॉम द क्लोथ, मैंने क्लोथ से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ गंदगी। देखा ना, हम धोते हैं कपड़ा तो पानी में गंदगी होता है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना। चलिए, तो क्या करना है, फिगर बना लेना है पहले और ये दो एक लाइन अपना लिख देना है, ठीक ना। इस तरीके से आपका क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ क्या हो गया, सोप हो गया। अब कुछ जेई में क्वेश्चन पूछता है ना, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं, या नीट में क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन सेक्शन में, क्या क्वेश्चन होता है इसको देख लेते हैं। लिखेंगे, मिटा दे इसको, जल्दी कीजिए, लिखेंगे नोट करके या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दीजिए, है ना। लिखेंगे some important point regarding soap detergent, सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। पहला चीज है, कोई भी सोप है या कोई भी डिटर्जेंट है, ठीक ना, तो वो कितना आसानी से माइसेल्स बनाएगा, उतना ही आसानी से या उतना ही अच्छा उसकी कपड़े की धुलाई करेगा। बोल सकते हैं ना कि अगर कोई साबुन, मैंने बोला कि जैसे मार्केट में दो तरह का साबुन, एक मैंने बोला कि घड़ी साबुन लाओ, है ना, और एक बोला मैं रिन साबुन लाओ। रिन सुप्रीम आता है ना साबुन ब्लू कलर का, तो ज्यादा लोग पसंद करते हैं किसको, रिन सुप्रीम को। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि अच्छी धुलाई करता है, माने जो डॉट्स जो होते हैं क्लोथ पे, उसको बहुत आसानी से क्या करता है, क्लीन करता है। तो रीजन क्या हो जाता है, यानी रीजन यही होना चाहिए कि कोई भी सोप या डिटर्जेंट अगर वो बहुत अच्छा एक्शन करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके पीछे दो ही रीजन है। एक रीजन उसका सीएमसी बहुत ज्यादा होगा, है ना, यानी कि क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट माइसेल्स बनाएगा और उतना आसानी से उतना अच्छे से क्या करेगा, कपड़े को साफ करेगा। या यूं कहें कि अगर सीएमसी उसका ज्यादा नहीं है तो उसका जो टेल है वो बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, जितना ज्यादा नॉन पोलर पार्ट होगा, उतना आसानी से डॉट्स को, मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा डॉट्स लगा हुआ है, तो एक पोल आएगा, एक अगर हाइड्रोफोबिक टेल आएगा तो इसको आसानी से नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसी के चारों तरफ बहुत सारा टेल आ जाए, है ना, तो क्या करेगा, उसको आसानी से साफ कर सकता है ना। तो मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी कपड़ा को बहुत अच्छे से साफ करना है तो हम लोग को क्या चाहिए कि साबुन का जो
माइसेल्स फॉर्मेशन का जो कार्यक्रम है, यानी जो माइसेल्स जो बनाता है वो क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। लिखेंगे यहां पर फॉर एनी सोप और डिटर्जेंट फॉर एनी सोप और डिटर्जेंट कैन वर्क very efficient when they form very good, क्या बनाएगा, माइसेल्स, बहुत अच्छा माइसेल्स बनाएगा। देखेंगे इसी में माइसेल्स फॉर्मेशन डिपेंड कर जाएगा किस पर, बोलो किस पर डिपेंड करेगा, सीएमसी पे, और दूसरा क्या होगा, लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल, हो जाएगा ना। या तो माने दोनों जरूरी है, एक तो सीएमसी भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये आपके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक टेल भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि लंबाई उसकी लेंथ, जितना कार्बन चेन ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माइसेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जितना अच्छा माइसेल्स फॉर्म करेगा उतना ही आसानी से क्या करेगा, डॉट्स को, कपड़े पे जो लगे डॉट्स हैं उसको आसानी से क्या करेगा, बाहर करेगा, है ना। तो अब देखो, मान लो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मार्केट गया, वहां से एक साबुन लाया, इसका नाम है रिन सुप्रीम, और एक साबुन आया क्या, घड़ी लाया, है ना, घड़ी GHARI, घड़ी लाया, है ना। इस साबुन का स्लोगन क्या रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। यहाँ पर रिन सुप्रीम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रचार देता है इसका। अब क्या तुम किए कि इस साबुन का जो कीमत है 2 रुपया है, क्या है, 2 रुपये में आपको मिल जाता है, और ये मार्केट में जाइएगा तो ये साबुन आपको कितने में मिलेगा, 10 रुपया में मिलता है। कितना में मिलता है बाबू इसको, 10 रुपया में। तो हमें ये जनरली आदमी लाता है तो क्या करता है कि अगर इससे आप कपड़ा साफ करोगे तो कपड़ा आसानी से साफ नहीं होता। मैं किसी प्रोडक्ट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई केस मत कर देना मेरे ऊपर, है ना, कि प्रोडक्ट का बुराई कर रहा है ना, ऐसी बात नहीं है। देखो इधर क्या करना है कि जब मान लो कि कोई कपड़ा है और इस पे मान लो क्लॉथ लगा हुआ है ना, अब इसको साफ करने के लिए हमने एक पीस घड़ी लाया, ये वाला साफ, और लगाया इस पर तो साफ नहीं हुआ, है ना। फिर मैंने दूसरा बार लाया, फिर दोबारा किया तो साफ नहीं हुआ। मतलब इसको क्लॉथ को साफ करने के लिए ऐसे ऐसे 5 डिटर्जेंट का टिकिया, 5 घड़ी का टिकिया हमने इस्तेमाल किया, यानी कि 5 साबुन को हमने मार्केट से खरीद कर लाया, तब साफ किया, तब जाकर के साफ हुआ, ठीक है। तो 5 मात्रा में लाया, यानी कि 5 पीस लाया, 5 क्वांटिटी लाया, तो क्वांटिटी ज्यादा लाने से क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी इसका क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, ताकि जितना अच्छा से सीएमसी होगा, जितना ज्यादा सीएमसी होगा उतना अच्छा माइसेल्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी इस क्लॉथ को साफ करने के लिए 5 घड़ी साबुन की जरूरत पड़ी, तब जाके ये साफ हुआ। जबकि रिन सुप्रीम को जैसे मैंने लाया, उसने क्या किया कि एक ही पीस में ला करके इसको साफ कर दिया, भाई 1 पीस में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको साफ करने के लिए, घड़ी के लिए इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया, क्योंकि माइसेल्स फॉर्मेशन करने के लिए, और ये एक ही से साफ हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब कि इसका लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर कोई साबुन मार्केट से खरीदने जा रहे हो, है ना, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रहना चाहिए, है ना, क्या, या तो इसका सीएमसी बहुत ज्यादा हो, या फिर उसका कार्बन चेन का लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट नंबर 2 कर लेना, यहाँ पर नोट नंबर 1 हो गया ना, नोट करो इसको। नोट नंबर 2 देखो, एक चीज याद रखना हमेशा कि जितना अच्छे से, जितना आसानी से माइसेल्स बनेगा, उतना आसानी से कपड़े की धुलाई आपकी अच्छी होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर ये आपके पास सोप है ना, कैन वर्क इफिशिएंट, है ना,
तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा, क्या सीएमसी मोर होना चाहिए, मस्ट बी हाई। अगर ये कंडीशन नहीं है, अथवा मैं करके लिख देता हूं, अथवा मतलब कि अगर ये साबुन में आपको नहीं मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोफोबिक बोलते थे, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए, मस्ट बी लार्ज, लार्ज कर एकदम ज्यादा अच्छा रहेगा, लार्ज मीन्स बड़ा, ये होना चाहिए, ठीक ना। या तो ये हो तो चलेगा, अगर ये कम है तो उसके साथ ये ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के अथवा मैसेज बन सकता है। मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है अथवा करके, मतलब कि अगर कोई साबुन है सीएमसी उसका ज्यादा तो अच्छा काम कर दिया, अगर सीएमसी कम है तो उसका ये ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि घड़ी के केस में क्या था, घड़ी के केस में सीएमसी बहुत कम था, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, सीएमसी को उसको बढ़ाया था, है ना। तो घड़ी में अगर ये चीज अगर होता ज्यादा अच्छा होता तो हमको सीएमसी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि रिन सुप्रीम में क्या था, सीएमसी उसका कम था तो ये उसका क्या था, ज्यादा था। आई बात समझ में। चलिए दूसरा चीज लिखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिखो तो क्वेश्चन लिखो तो, देख लो क्वेश्चन देख लो, तो जेई का क्वेश्चन है। देखिए तो among the following the surfactant, the soap या detergent that will form myself in aqueous solution at lowest molar concentration, लोएस्ट मोलर कंसंट्रेशन है ना, यानी कि सीएमसी है, बगल में लिखना सीएमसी, है ना। इन एम्बिएंट कंडीशन, है ना। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ए में दिया हुआ है बनाना CH3 CH2 का 15 दिया हुआ है ना, N प्लस CH3 Br माइनस, है ना। बी में दिया हुआ ऑप्शन CH3 CH2 11 O SO3 माइनस Na प्लस दिया हुआ है, ठीक ना। चलो ज्यादा नहीं, दो ही ऑप्शन में कोई आंसर होगा, ये आप होमवर्क बनाना, ठीक ना। HW हिंट में कर दो, ये जेई 2015 का क्वेश्चन है ना। अब बनाना इसको, करना क्या है, कहता है कि among the following the soap detergent that will form myself in aqueous solution at lower molar concentration, यानी ये दोनों जो साबुन दिया हुआ है, डिटर्जेंट दिया हुआ है, उसका सीएमसी का वैल्यू लो है। तो कहता है कि बताइए इन एम्बिएंट कंडीशन में कौन जो है आसानी से माइसेल्स का फॉर्म करेगा, है ना। यानी कि कंसंट्रेशन लो है तो क्या होना, चैन लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये दोनों में चैन लेंथ तो किसका ज्यादा है, कार्बन की संख्या 1, यहाँ कार्बन की संख्या 11 कितना 12, यहाँ पर करना एक कार्बन यहाँ पर 15 1 16 कार्बन 3 कितना 19 हो गया। यानी कंसंट्रेशन लो है तो चैन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन लो है तो चैन हाई होना चाहिए, ये लो तो अथवा ये हाई, अगर ये लो होता तो ये इसको क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आंसर गोज टू कितना, आई बात समझ में। तब ये होमवर्क तो रहा नहीं तो मैंने ही बता दिया, है ना। चलो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे,
दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, दूसरा या तीसरा नोट करके डालें इसको। चलो दूसरा लिखिएगा, दूसरा नोट करके या जो भी दूसरा तीसरा होगा, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेस पर जो एक्टिव होगा उसी को सरफेक्टेंट बोलेंगे, है ना। वैसा एजेंट जो सरफेस पर क्या हो, एक्टिव हो। कपड़ा है, कपड़ा के सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पे दाग लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर वाले सरफेस पे दाग नहीं होगा, या इसके बीच में दाग नहीं होगा, ठीक है, मिडिल में नहीं दाग लगा होगा, अपर सरफेस पे दाग लगा, ठीक ना। इस स्किन के अंदर दाग नहीं लगा है, अपर सरफेस पे जो दाग लगा होगा, यानी कि सरफेस पर अगर कोई केमिकल सब्सटेंसेज अगर एक्टिव है तो उसको बोलते हैं सरफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे द केमिकल सब्सटेंसेज which are active at the surface, या इसी को बोलते हैं इंटरफेस, या इसी को बोलते हैं बाउंड्री, ठीक ना। देन इट इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। लिखेगा सरफेक्टेंट आर सोप एंड डिटर्जेंट। चल गया ना पता क्या होता है? सरफेक्टेंट, सोप और डिटर्जेंट को सरफेक्टेंट कहते हैं। अगर पूछेगा कि सरफेक्टेंट का एग्जांपल क्या होता है तो सोप और डिटर्जेंट। क्यों? क्योंकि सरफेस पे काम करता है, सरफेस पे क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे सरफेक्टेंट दो प्रकार का, मिटा दें इसको, लिखिएगा लिखिएगा सरफेक्टेंट दो प्रकार का, एक होता है केटायनिक सरफेक्टेंट, या लोग इसको बोलेगा केटायनिक डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट। दूसरा होता है मेरा एनायनिक, एनायनिक सरफेक्टेंट, या इसी को एनायनिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, है ना। तो बस इसको डिफिनीशन ही है ना, बस इसका याद रखिए, इसका एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना जरूरी है ना। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो याद रखिएगा, लिखेगा सिटाइल, सिटाइल सी, लिखिएगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। लिख लो इसका एग्जाम्पल, एका दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है बगल में C16H33 CH3 का होल थ्राइस, है ना, NH4Cl। अब देखो NH4Cl इतना देगा तो यहाँ पर कभी ऐसा भी दे देगा NH4 प्लस Cl माइनस, ऐसे भी दे देगा, ठीक ना। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, है ना। नाम याद रखिएगा बस ये वाला, है ना, फॉर्मूला भी नहीं देता है, नाम याद रखिएगा। दूसरा इसका होता है ऑक्टाडेकाइल, ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है C8H36H37 NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। और एक और होता है, देखिएगा सिटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, सिटाइल पायरी, दिखाई दे रहा है ना, पायरिडीनियम
क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा C16H33। इस तरह से स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा पर N+Cl-, इस तरीके से। तो ये केटाइनिक वाला सबसे ज्यादा पूछता है ना, और इसमें भी सबसे ज्यादा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम होता है ना, सोडियम लोराइल सल्फेट भी होता है, ऐसा नहीं है, इसको याद रखिएगा। एनायनिक का इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। यहाँ पर एक इसका एग्जांपल है, लिख लो, सोडियम पॉलीमाइड, सोडियम पॉलीमाइड, एलिमाइड बोलता है लोग, जो भी बोलता है ना, अपना देख लेना। C15H31 C++ Na कितना प्लस, ठीक है ना, बस तो याद रखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लगता है ये इंपॉर्टेंट में इसलिए है क्योंकि ये वाला पूछा हुआ है AIPMT में, ठीक है ना, याद रहे, AIPMT यानी नीट में पूछ चुका है, इसलिए इसको लिखाना पड़ गया, है ना। NCERT में आपको नहीं दिया हुआ, इसमें उसमें दिया हुआ, क्या बोलते हैं आपको, जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग पढ़ लिए सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन सब क्लोराइड, हम लोग का यहाँ तक समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड। तो कल का जो टारगेट होगा, है ना, कल कौन सा डे है, सुनिए, कल हो सकता है कि कल आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि 25 जून है कल, और 25 जून को हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा है हम लोगों ने, है ना। जो बच्चे इस बार जो 10th पास किए हैं उन बच्चों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स हम लोग ने स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक ना। हो सकता है कि जुलाई में कोचिंग क्लासेस जब स्टार्ट होगा तो क्लासेस नॉर्मल चलेंगे, लेकिन इसलिए अभी टाइम बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि जिस तरीके से आप लोग को 12th में हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से 11th वाले बच्चों को भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम करने जा रहे हैं। तो कल का जो लेक्चर होगा हो सकता है कि आपको नहीं मिले, हो सकता है मतलब 99% चांसेज है नहीं मिलेगा। अगर माइंड फ्री रहा लेक्चर बनाने के बाद में, अगर लोगों को लगे कि नहीं रिलैक्स है तो अभी बना कर भेज देगा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग कोई रिजिड नहीं होना है, ठीक है ना। हम लोग अब नेक्स्ट यानी कल नहीं मिलेगा तो परसों लेक्चर आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो कल फाउंडेशन बैच की तैयारी है हम लोग की, तो कल हम लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और जो बच्चे हैं आप लोग के कांटेक्ट में अगर हैं जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेज वगैरह, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं हम लोग के बारे में, अगर हमारी पढ़ाई आपको अगर अच्छी लगे तो। अगर हमारी पढ़ाई आप लोग को अच्छी नहीं लगती है हम लोग की पढ़ाई, तो भेजने की जरूरत नहीं है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।